प्रीवियस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम बात करेंगे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। आज हम बात करेंगे गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले हम मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व को समझते हैं, और चुंबकत्व को समझने पहले सबसे पहले हम मैग्नेट को समझते हैं कि मैग्नेट क्या है। सभी ने मैग्नेट देखा होगा, सभी ने मैग्नेट देखा होगा, एक काला पत्थर टाइप का होता है, ठीक है। 470 BC बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व 470 ईसा पूर्व एशिया माइनर में मैग्नीशिया नामक स्थान पर, मैग्नीशिया नामक स्थान पर एक ब्लैक स्टोन पाया गया। कहां पर? 470, बहुत पुरानी बात कर रहे हैं कि 470 ईसा पूर्व एशिया माइनर में मैग्नीशिया नामक स्थान पर एक काला पत्थर पाया गया, जिसको नाम दे दिया मैग्नेट। इसको क्या नाम दे दिया? इसको नाम दे दिया मैग्नेट। ये क्या करता था? ये छोटे छोटे लोहे के कणों को, आयरन वाले कणों को ये क्या करता था? अट्रैक्ट कर लेता था, ठीक है। आयरन वाले, चूंकि मैग्नीशिया नामक स्थान पर पाया गया था, इसीलिए इसको नाम क्या दे दिया? इसको नाम दे दिया मैग्नेट, इसको कह दिया गया। और इसका जो सूत्र होता है Fe2O3, इसका जो केमिकल जो है फार्मूला होता है वो होता है Fe2O3। ये इसका Fe3O4, ये इसका जो है केमिकल फार्मूला होता है, ठीक है। ये जो काला पत्थर आप देखते हैं, इसको नेचुरल मैग्नेट भी कहते हैं, कृत्रिम मैग्नेट भी होते हैं हमारे पास, आगे बताएंगे। तो इसको क्या कह देते हैं? इसको कह देते हैं नेचुरल मैग्नेट। इसको हम लोग नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। यानी 470 ईसा पूर्व पहले एशिया माइनर में मैग्नीशिया नामक स्थान पर एक ब्लैक स्टोन पाया गया, जो Fe3O4 होता है, ठीक है। इसका रासायनिक सूत्र उसे क्या नाम दे दिया? उसे नाम दे दिया मैग्नेट दे दिया। ये इसकी प्रॉपर्टी क्या है? ये क्या है कि एक छोटे छोटे लोहे के कणों को क्या कर देता है? अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। अब अगर इसकी हम प्रॉपर्टी की बात करें, अगर किसी भी मैग्नेट को, ठीक है, मैग्नेट की पहली प्रॉपर्टी लोहे के छोटे छोटे कणों को आकर्षित कर लेता है। दूसरी, अगर इसे किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में ठीक है स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए, जो है इसे फ्रीली हैंग करा दिया जाए, तो इसको ये नॉर्थ और साउथ की ओर ही जाकर रुकता है। अगर फ्रीली आपने ऐसे हैंग करा दिया तो एक नॉर्थ की जाकर एक तरफ हिस्सा रुकेगा और एक हिस्सा साउथ की ओर जाकर रुकेगा। इसलिए इसके पोल्स को नाम दे दिया गया नॉर्थ और साउथ। इसीलिए इनको ध्रुव कहते हैं, पोल्स कहते हैं, क्योंकि ये हमेशा किधर की ओर रुकते थे? नॉर्थ और साउथ की ओर जाकर रुकते थे। ये नॉर्थ और साउथ की ओर जाकर रुकते थे, इसीलिए इनको नाम दे दिया गया, पोल कह दिए गए, और इनको नाम दे दिया गया उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। इसे पोल दे दिया गया। इसकी खास बात यह है, ठीक है, इसकी खास बात यह है कि इनको अगर बीच से ब्रेक कर दिया जाए, ठीक है, इनके पोल्स को आप अलग नहीं कर सकते, मान लीजिए बीच से आपने तोड़ दिया इस तरह से, ठीक है, इस चुंबक को आपने ब्रेक कर दिया, ठीक है। जैसे ही आप ब्रेक करेंगे तो यहां पर साउथ पोल डेवलप हो जाएगा और यहां पर नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा स्वतः ही, ठीक है। जो है आप इनको ब्रेक नहीं कर सकते। आप कितने भी छोटे छोटे बारीक हिस्सों में तोड़ दें, मान लीजिए हम इसके और छोटे हिस्से कर देते हैं, मैंने इसको और इधर तोड़ दिया तो यहाँ पर साउथ हो जाएगा और यहाँ पर नॉर्थ हो जाएगा। आप जितना भी ब्रेक करिए, इनके पोल्स को, इनके ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता। अगर हम बात करें नॉर्थ पोल की, साउथ पोल की बात करें, तो नॉर्थ पोल आपस में क्या करते हैं? नॉर्थ पोल यानी सेम पोल्स एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि अपोजिट पोल एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर चुंबकीय बल, जैसे हम लोगों ने उसमें पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में, वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस, तो इसमें कैसी लाइंस होती हैं? इसमें मैग्नेटिक लाइंस होती हैं। अगर मैग्नेटिक लाइंस की बात करें, ये मैंने इस तरह से दिखा दिया, नॉर्थ और साउथ।
तो इनसे जो है एक इमेजिनरी लाइंस निकलती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। इमेजिनरी लाइंस निकलती हैं जो कैसी होती, स्मूथ होती हैं, ठीक है, और फ्री हैंडेड होती हैं, ठीक है, फ्री हैंडेड होती हैं, कोई एंगल नहीं बनाती, ठीक है। इस तरह से कहाँ से, नॉर्थ से निकल करके साउथ में इंटर करती हैं, नॉर्थ से निकल करके कहाँ, साउथ में इंटर करती हैं इस तरह से, ठीक। और ये कैसे निकलती हैं, बहुत सी निकलती, एक नहीं निकलती, अनंत निकलती इस तरह से अनंत लाइंस निकलती। इन लाइन को हम लोग कैसी लाइंस कह देते हैं, इनको हम लोग कैसी लाइन कह देते हैं, इनको चुंबकीय बल रेखाएं कह देते हैं, मैग्नेटिक फोर्स लाइंस कह देते हैं। इन लाइंस को हम लोग कह देते हैं मैग्नेटिक फोर्स लाइंस, इनको मैग्नेटिक फोर्स लाइंस कह देते हैं। ये मैग्नेटिक फोर्स लाइंस ये फिर कहाँ से, ये इसमें अंदर अंदर होते हुए फिर ये नॉर्थ में आ जाती हैं। इस प्रकार इन लाइंस का ना तो कोई एंडिंग पॉइंट है और ना ही कोई बिगिनिंग पॉइंट है, ना तो ही इन लाइंस का, जो मैग्नेटिक फोर्स लाइंस देख रहे हैं, इन लाइंस का ना तो कोई एंडिंग पॉइंट है और ना ही कोई बिगिनिंग पॉइंट है। ये नॉर्थ से निकल करके साउथ में, फिर साउथ से निकल के नॉर्थ में, तो ये पता नहीं चलता है ये कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ पर खत्म हुई, ठीक है। इन लाइंस को हम लोग मैग्नेटिक फोर्स लाइन कहते हैं। इनकी खास बात ये होती है कि ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। इंटरसेक्ट करने का मतलब, मान लीजिए यहाँ से कोई लाइंस निकले और ये इस तरह से क्रॉस करके नहीं जाएगी, इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अगर क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती, अगर इंटरसेक्ट करेगी तो इसकी दो टेंजेंशियल लाइन हो जाएंगी। अगर टेंजेंशियल लाइन की बात करें तो इसकी दो टेंजेंशियल लाइन हो जाएंगी, यानी दो डायरेक्शन हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसकी कितनी टेंजेंशियल लाइन हो जाएंगी, स्पर्शी रेखाएं, दो स्पर्शी रेखाएं हो जाएंगी, अर्थात इनकी दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। इसलिए वैध चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रच्छेदित नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती। आगे एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि चुंबकीय बल रेखाएं, मैग्नेटिक फोर्स लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, कट नहीं करती। तो क्यों क्रॉस और क्यों कट नहीं करती, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स लाइंस अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो उनकी दो टेंजेंशियल लाइन हो जाएंगी, दो स्पर्शी रेखाएं हो जाएंगी, अर्थात दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है, ठीक है। तो ये अगर हम साउथ नॉर्थ की बात करें कि नॉर्थ पोल आपस में क्यों जो है अट्रैक्ट करते हैं, तो हम लोग पहले भी बता चुके हैं कि नॉर्थ पोल से लाइंस निकलती हैं और साउथ पोल में इंटर करती हैं, ठीक है। तो नॉर्थ वाले को जब पास में लाएंगे तो ये रिपल करते हैं, क्योंकि इनसे लाइंस निकल रही हैं, चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं। साउथ पोल एक पास लाएंगे तो इनसे इंटर कर रही हैं। इस कारण नॉर्थ पोल, साउथ पोल अगर लाए जाते हैं एक पास तो एक दूसरे को रिपल करते हैं, जबकि नॉर्थ और साउथ पोल को एक पास लाते हैं तो ये अट्रैक्ट करते हैं। और ऑस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड, ये डच वैज्ञानिक थे, डच वैज्ञानिक हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट। ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट, और ऑस्टेड ने एक प्रैक्टिकल किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने 1820 कितने में, सन 1820 में एक प्रैक्टिकल किया। इन्होंने क्या लिया, एक बैटरी लगा दी, की लगा दी यहाँ पर, और एक यहाँ पर वायर्स इस तरह से कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पर एक कंपास रख दिया, एक नीडल रख दी, नॉर्थ और साउथ जो बता रहा था, नॉर्थ और साउथ बता रहा था, ऐसे सिंपल रखा था। जब इस की को ये प्रेस करते, जब इस की को प्रेस करते तो इसमें डिफ्लेक्शन दिखाता। जब इसमें क्या करता, उन्होंने डिफ्लेक्शन दिखाया, तो इन्होंने बताया कि जो करंट होता है, जो आवेश होता है, जो आवेश का प्रवाह कराया जाता है, जब चार्ज को मूव कराते हैं तो उसके कारण उसमें मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाता है। इसके एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये प्रूफ किया, जिन्होंने क्या किया, जब ये की को हम प्रेस करते थे, की प्रेस करते थे, इसमें करंट बहती थे, तो ये नीडल जो है ये अपनी सिचुएशन में न रख करके ऐसे हो जाती, साउथ इधर नॉर्थ इधर। तो इन्होंने बताया, इससे कंक्लूजन क्या निकाला, जब इन्होंने प्रैक्टिकल किया, इससे कंक्लूजन क्या निकाला, और ऑस्टेड ने बताया कि इसके कारण जब हम किसी धारावाहिक प्रणालिका में या किसी भी जिसमें मूविंग चार्ज मूव करता है, ठीक है, अगर उसके आसपास कोई कंपास या नीडल रख देते हैं तो देखते हैं कि उसमें भी डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। इसका मतलब इसमें क्या पाया जाता है, इसमें मैग्नेटिज्म पाया जाता है, चुंबकत्व पाया जाता है, ठीक है। ये ऑस्टेड ने एक प्रैक्टिकल किया और उन्होंने बताया। इस
के आधार पर उन्होंने बताया कि इसमें जो चुंबकत्व होता है, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, अगर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी की बात करें यानी बी की बात करें हम, ठीक है, तो अगर हम बी की बात करें मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को काहे से डिनोट करते हैं, बी से, जिसे हम लोग कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, जैसे उसमें पढ़े थे हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसी तरह इसमें होती है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बायो सेवर्ट ने डिफाइन किया किस तरह से, अब जरा बायो सेवर्ट लॉ देखते हैं। बायोट सेवर्ट लॉ, ये हम लोग पहले भी थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। बायोट सेवर्ट लॉ ने क्या किया, एक धारावाही चालक लिया, यानी एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, ठीक है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसमें आई करंट फ्लो हो रही है, इसमें आई करंट फ्लो हो रही है। कोई एक पॉइंट ले लिया, ये इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी यानी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, और ये यहाँ से डिस्टेंस एक पॉइंट ले लिया, ये डिस्टेंस कितना बनाते हैं, ये डिस्टेंस है ये आर डिस्टेंस पे फाइंड आउट करना है। ये इसके साथ जो एंगल बना रहे हैं एंगल, और एक मैंने छोटे से सेगमेंट ले लिया, इस छोटे से सेगमेंट के लिए फाइंड आउट करते हैं, और इस छोटे से सेगमेंट्स की जो लेंथ है वो है डेल्टा एल। ये एक धारावाही चालक है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये जो है करंट के साथ कंडक्टर के साथ थीटा एंगल क्रिएट करता है। मैंने छोटा सा पार्ट इसका ले लिया जिसे डेल्टा एल कह दिया, और इसमें आई करंट फ्लो हो रही। तो इन्होंने बताया कि जो इंटेंसिटी है वो 4 बेसिक जो है फैक्टर्स पर डिपेंड है। पहला फैक्टर बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इन्होंने बताया जो करंट है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही। किसने बताया? बायो सेवर्ट ने बताया। बायो एंड सेवर्ट दो थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो उसमें बहने वाली करंट के, फ्लो होने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पहला बताया। दूसरा फैक्टर इन्होंने क्या बताया? दूसरा फैक्टर इन्होंने ये बताया कि जो इसके लेंथ है, जो आपने लेंथ मान रखा है रेखाखंड चालक की लंबाई, ठीक है, इसके क्या होता है, इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये दूसरा पॉइंट बताया, दूसरा फैक्टर बताया। तीसरा फैक्टर क्या बताया? तीसरा फैक्टर ये बताया जो एंगल क्रिएट करता है इसके साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी डेल्टा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। तीसरा फैक्टर बताया। और चौथा फैक्टर इन्होंने बताया कि जो डिस्टेंस होती है इसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी डेल्टा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो पहला फैक्टर क्या बताया? पहला फैक्टर ये बताया कि इसमें बहने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरा फैक्टर बताया कि इसमें इसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तीसरा इसके एंगल के साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और तीसरा बताया इसके स्क्वायर के, डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये चार फैक्टर बताया। कहा कि जो इंटेंसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है, वो इन 4 बेसिक पॉइंट्स पर डिपेंड करती है। अगर इन 4 पॉइंट्स को हम आपस में मिला दें और एक साथ लिखें तो किस तरह से लिखेंगे? B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। प्रोपोर्शनल साइन हटाते एक कांस्टेंट लेते हैं, एक कांस्टेंट हमने k इस्तेमाल कर लिया, I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। जहां k देख रहे हैं वेयर k इज कांस्टेंट। प्रैक्टिकल से जब इसकी वैल्यू निकाली गई तो इस k की जो वैल्यू आई वो कितनी आई? 4 पाई 10 की पावर -7। इसको लिखते क्या हैं? इसको लिखते हैं म्यू नॉट अपान 4 पाई। हम लोग उसमें लिख रहे थे, ठीक है, कि ये क्या था? उसमें लिख रहे थे कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, करंट वाले में तो उसमें लिख रहे थे एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या था? जो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जहां म्यू नॉट क्या है? परमिबिलिटी है, ये परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, यानी चुंबकशीलता। उसमें निर्वात की विद्युतशीलता थी, इसमें ये क्या है? ये चुंबकशीलता है। तो k बराबर क्या हो जाएगा? 10 की पावर ये हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई। अब फार्मूला हमारा क्या क्रिएट होके आ जाएगा? डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू
आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये बायो सेवर्ट का लॉ हो गया। थैंक यू।